स्टूडेंट, कल हमारा जो लास्ट वीडियो था वो कोहलर का ही मैंने सिद्धांत बताया था, लेकिन पूरा ढंग से नहीं बताया था। आज मैं इसे दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आ जाता है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा डीपली मुझे इसके बारे में बताना चाहिए, इसीलिए मैं आज फिर बता देती हूँ। और वैसे भी थोड़ा सा ढंग से हम लोग देख लेते हैं इसे, क्योंकि ये सिद्धांत भी ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। तो इसके जो प्रतिपादक हैं मैक्स वर्दिमर हैं, और इनका ये कोहलर का अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत है। इसे गेस्टाल्ट बाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और गेस्टाल्ट का मतलब होता है सूझ द्वारा सफलता पाना। ठीक है। और इसका प्रयोग मैंने बताया था चिंपांजी पे, वनमानुष पे किया था। 2 प्रयोग किए थे, और जो चिंपांजी था उसका नाम सुल्तान था। इनके जो सहयोगकर्ता थे कोफ्ता, और भी हैं, लेकिन इनका नाम सबसे पहले आता है। और इनका जो ये सिद्धांत इन्होंने बनाया था 1912 में बनाया था, लेकिन जो ये फेमस हुआ था ये 1920 में हुआ था। और सीखने की गति 4 प्रकार की बताई थी इन्होंने। जो 4 प्रकार थे वो उन्नतोदर वक्र, सरल रेखीय वक्र, और नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र था। तो उसमें जो सीखने की गति होती है वो 4 प्रकार की जो थी। उन्नतोदर वक्र में जो गति होती है उसका मतलब होता है कि जब सीखने की गति आरंभ में तीव्र होती है और बाद में मंद हो जाती है। और जो सरल रेखीय गति होती है वो सीखने की गति समान होती है उसमें। नतोदर वक्र में होता है आरंभ में सीखने की गति मंद होती है और बाद में तेज हो जाती है। और जैसा कि मिश्रित वक्र नाम से ही पता चल रहा है, जब सीखने की गति क्या होती है, उन्नतोदर और नतोदर दोनों ही होती है, यानी कि मंद भी होती है और तीव्र भी होती है, तो वहाँ क्या होता है, मिश्रित वक्र होता है। देखिए इस तरह से ये मैंने बताए थे चारों प्रकार, आपको ग्राफ बना के समझाया था, तो वही चीज़ है। आइए हम आगे से देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या करने वाले कुछ सिद्धांतों को ज्ञानात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इस वर्ग के सिद्धांतों में मुख्य है सूझ बुद्धि सिद्धांत, जो गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहलाता है। देखिए जो ये सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या जो करने वाला सिद्धांत होता है, इसे क्या कहते हैं, ज्ञानात्मक सिद्धांत या कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं इसे। और ये गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है। और उसका मैंने आपको मतलब बता ही दिया है कि गेस्टाल्ट का मतलब क्या है, सूझ द्वारा सफलता प्राप्त करना या सीखना। ठीक है। आगे है टॉलमैन का चिन्ह शिक्षण सिद्धांत। प्रस्तुत प्रश्न के अंतर्गत सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। अब हम इसे देखते हैं आगे। सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत ये एक ही है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस नाम से भी आ जाता है और ये कोहलर का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत वास्तव में सीखने के उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांतों के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिपादित हुआ है। ये सिद्धांत किसके उसमें हुआ है, जो सीखने के उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांतों के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांतों के ने सीखने को सीमित रूप प्रदान कर दिया था। इसके विपरीत गेस्टाल्ट सिद्धांत ने सीखने को विस्तृत रूप प्रदान किया है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में ज्ञान पूर्ण रूप से तथा सूझ से संबद्ध होता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी विषय को आंशिक रूप से नहीं अपितु पूर्ण रूप से सीखता है। देखिए जो थॉर्नडाइक का प्रयोग था और जो उनका सिद्धांत था, उसमें क्या था कि व्यक्ति कैसे सीखता है, प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा। लेकिन यहाँ इन लोगों का कहना है, जो गेस्टाल्ट वादी हैं, उनका मानना था कि सीखना
प्रयास और त्रुटि के माध्यम से नहीं बल्कि सूझ के माध्यम से होता है और वह स्थायी होता है। ठीक है, और उनका जो था वो सीखा और वो भूल भी सकता था इंसान, लेकिन इनका क्या है, स्थायी माना है। जो अधिगम होता है वो स्थायी माना है इन्होंने, और क्योंकि वो सूझ और बुद्धि के द्वारा सीखते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में पूर्ण परिस्थिति का महत्व होता है। इसके अनुसार उत्तेजनात्मक परिस्थिति को समझा जाता है। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत को प्रारंभ में बर्दाइमर ने प्रस्तुत किया था, परंतु इस सिद्धांत को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का कार्य कोहलर, कोफका, आलपोर्ट, लिंडले आदि मनोवैज्ञानिकों ने किया। ये मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहला नाम कोफका आता है। मेरे में कोफ्ता लिखा हुआ है, इसमें कोफका है, शायद कोफका ही है, और आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। किसी बुक में कोफ्ता लिखा हुआ है, किसी में कुछ, तो आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे कोफका ही है शायद। ठीक है, कोहलर ने स्पष्ट किया कि सीखना केवल प्रयास तथा त्रुटि का ही स्वरूप नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्षीकरण में एक संगठन की प्रतिक्रिया है। गेस्टाल्ट सिद्धांत में सूझ को विशेष महत्व दिया गया। सूझ द्वारा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सही हल निकाल सकता है। इस विधि द्वारा सीखने के लिए संबंधित विषय से पूर्व परिचय आवश्यक नहीं होता। सूझ एक विशिष्ट क्षमता है जिसके द्वारा किसी भी परिस्थिति में समस्या का हल खोजा जा सकता है। देखिए, सूझ क्या है, जो एकदम से हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो सूझ है, और उसमें हमें पहले से कुछ नहीं पता होता कि हमारे दिमाग में कैसे विचार आने वाले हैं, या हम क्या सोचने वाले हैं, या हम क्या करने वाले हैं। ये सूझ का संबंध सीधा सीधा हमारी बुद्धि से होता है। चलिए आगे देखते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत की स्थापना के लिए कोहलर ने अनेक प्रयोग किए। सिद्धांत की व्याख्या के लिए इन प्रयोगों का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। देखते हैं इन प्रयोगों में। कोहलर ने अपने सिद्धांत की स्थापना के लिए चिंपैंजियों पर विभिन्न प्रयोग किए तथा निष्कर्ष प्राप्त किया कि सूझ द्वारा ही नई परिस्थिति में सीखा जाता है। कोहलर द्वारा किए गए दो मुख्य प्रयोगों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित देखते हैं। इसमें संदूकों वाला प्रयोग, देखिए इन्होंने दो प्रयोग किए थे। एक प्रयोग में इन्होंने क्या किया था कि एक जो चिंपैंजी था उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया था, और उसमें 2-3 संदूक, खाली संदूक रखे थे 3, और केले जो थे उन्होंने पिंजरे के ऊपर या कमरे की छत पर लटका दिए थे, जो भी था उस पर लटका दिए थे, और चिंपैंजी उन तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो यही उन्हें देखना था कि ये केले तक कैसे पहुंचेंगे। तो उन्होंने संदूक रखे थे, तो चिंपैंजी ने अपनी सूझ द्वारा एक के ऊपर एक संदूक रखकर उस केले तक पहुंचा और केले को प्राप्त किया और उन्हें खाए, जो भी है। ऐसे ही दूसरा प्रयोग किया था, तो वो छड़ियों का था। तो उसे चिंपैंजी को बंद कर दिया था उन्होंने पिंजरे में, और पिंजरे के बाहर केले रख दिए थे, और उसमें 2 छड़ी डाल दी थी, 2 छड़ी रख दी थी पिंजरे में, और देखा था कि ये किस तरह से उन छड़ी ऐसी थी कि एक छड़ी के द्वारा केलों तक नहीं पहुंचा जा सकता था। तो इसी प्रयोग में उन्होंने देखा कि चिंपैंजी ने अपनी सूझ द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा एक छड़ी को दूसरी छड़ी से जोड़कर केले अपने पास कैसे लेके आए, वो अब हम देखेंगे इसमें। आइए देखते हैं। संदूकों वाला प्रयोग। कोहलर ने एक भूखे चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया। इस कमरे की छत से केले का गुच्छा लटक रहा था। कमरे में 3 खाली संदूक रखे हुए थे। केलों की ऊंचाई इतनी थी कि उछल कूद कर भी चिंपैंजी उन तक नहीं पहुंच सकता था। चिंपैंजी भूखा था, वह केले प्राप्त करना चाहता था। कुछ समय बाद चिंपैंजी क्रमशः एक पर एक तीनों संदूक रखकर स्वयं उनके ऊपर चढ़ गया। अब उसका हाथ केले के गुच्छे तक पहुंच गया तथा उसने केले प्राप्त कर लिए। चिंपैंजी द्वारा केले प्राप्त करने की यह तरकीब अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा अपनाई गई।
यह परीक्षण गेस्टाल्ट सिद्धांत का ही समर्थन करता है। तो ये था इनका पहला प्रयोग। और दूसरा छड़ियों का प्रयोग, ये भी देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रयोग किया है। कोहलर ने अपने सिद्धांत के स्पष्टीकरण एवं सफलतापूर्वक प्रतिपादन के लिए चिंपैंजी पर ही एक अन्य प्रयोग भी किया। कोहलर ने इस प्रयोग को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। कोहलर ने भूखे चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया था तथा पिंजरे के बाहर कुछ दूरी पर कुछ फल रख दिए। इसके बाद चिंपैंजी के पिंजरे में एक छोटी तथा एक बड़ी छड़ी डाल दी। पिंजरे के बाहर रखे फल इतनी दूरी पर थे कि उन्हें चिंपैंजी ना तो हाथ से ले सकता था और ना ही किसी एक छड़ी द्वारा ही उन तक पहुंच सकता था। चिंपैंजी भूखा था तथा फल प्राप्त करना चाहता था, अतः उसने दोनों छड़ियों को एक साथ इस्तेमाल करने की बात सोची। चिंपैंजी ने दोनों छड़ियों को गौर से देखा तथा छोटी छड़ी व एक बड़ी छड़ी में बने छेद में फंसा दिया। एक छोटी छड़ी को बड़ी छड़ी के छेद में फंसा दिया। अब छड़ी की लंबाई बढ़ गई तथा चिंपैंजी ने उस छड़ी से फल को खींचकर प्राप्त कर लिया। तो ये इनका दूसरा प्रयोग था। उपर्युक्त परीक्षणों द्वारा गेस्टाल्टवाद की स्थापना की गई। देखिए, जब ये प्रयोग हुए उसके बाद इसकी किसकी स्थापना हुई? गेस्टाल्टवाद की, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। गेस्टाल्टवाद क्या था? सूझ द्वारा सफलता प्राप्त करना। गेस्टाल्टवाद में अंतर्दृष्टि के महत्व को कोहलर ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। एक अधिक तकनीकी अर्थ में अंतर्दृष्टि का अर्थ समाधान को एकाएक पकड़ लेना है, जिससे एक प्रक्रिया आरंभ होती है जो परिस्थिति के अनुसार चलती है और हल प्रयत्न ज्ञान के क्षेत्र संख्या के संदर्भ में होता है। ये किसने बोला है? कोहलर ने। ध्यान रखिएगा, ये वाली डेफिनेशन आ जाती है। देखिए, यहाँ भी मैंने ये मेंशन कर रखा है कि इसका क्या मतलब है। तो ये है सूझ द्वारा सफलता। ठीक है। गेस्टाल्ट सिद्धांत की मुख्य बातें या विशेषताएं, आइए देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं थी। गेस्टाल्ट सिद्धांत में सर्वाधिक महत्व सूझ का होता है। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि इसमें सूझ का महत्व है, प्रयास का नहीं है, जो संबंधित संपूर्ण परिस्थिति के संदर्भ में विकसित होती है। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। समस्या समाधान के लिए आवश्यक सूझ मुख्य रूप से संबंधित परिस्थिति पर निर्भर करती है। परिस्थिति में कुछ आवश्यक बातें विद्यमान होने की स्थिति में ही सूझ उत्पन्न होती है। कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर किए गए प्रयोग में चिंपैंजी की भूख मिटाने के लिए कमरे में केले का गुच्छा भी लटक रहा था तथा 3 संदूक भी पहले से ही रखे हुए थे। गेस्टाल्ट सिद्धांत की मान्यता है कि यदि सूझ द्वारा एक बार समस्या का समाधान प्राप्त कर लिया जाए तो उसकी पुनरावृत्ति सरलता से हो जाती है। ये इनका मानना है, जो गेस्टाल्टवाद हैं, इनका वादी हैं, जो इनका मानना है कि अगर बुद्धि का प्रयोग करके या सूझ द्वारा कोई समस्या का हल हम कर लेते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति हम आसानी से कर सकते हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि एक बार सूझ द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त कर लेने पर उसे अन्य परिस्थितियों में भी लागू किया जा सकता है। इसीलिए इसको ये एक तरह से अधिगम स्थानांतरण का भी एक नियम है, या कह सकते हैं कि इसका जो हमारी जो सूझ के द्वारा जो अधिगम होता है उसका हम प्रयोग किसी अन्य अधिगम में भी कर सकते हैं। सूझ एकाएक ही उत्पन्न हो जाती है। देखिए, इसे ये हमारा पहले से नहीं सोचा हुआ होता। सूझ क्या होता है? अचानक से हमारे माइंड में आती है कि हमें ये तरकीब होती है, एक तरह से ये अचानक से आती है परिस्थितियों के हिसाब से। सूझ द्वारा संबंधित परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन आता है, जिसमें गेस्टाल्ट के प्रत्यक्षीकरण को निर्धारित करने वाले तत्व प्रभाव डालते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत की मान्यता की सूझ के आधार पर संबंधित परिस्थिति की वस्तुओं का एक संगठन के रूप में प्रत्यक्षीकरण संभव होता है। सूझ मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य विभिन्न उच्च श्रेणी के पशुओं पर में भी
विद्यमान होती है। सूझ क्या है, मनुष्य में ही नहीं, जो पशु पक्षी होते हैं उनमें भी सूझ विद्यमान होती है। सूझ का क्रमशः विकास होता है जिसमें विभिन्न अनुभव सहायक होते हैं। आगे देखते हैं सूझ सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। इसका शैक्षिक महत्व देख लेते हैं कि इसका शिक्षा में क्या महत्व है। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत अथवा सूझ के सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण एवं उपयोगी माना जाता है। इस सिद्धांत की उपयोगिता को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कौन कौन सी? बड़े बच्चों के लिए अधिक उपयोगी। ये जो है ये बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। देखते हैं कैसे। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार शिक्षण में अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिक महत्व दिया जाता है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार अबोध बालक तो सूझ द्वारा नहीं सीख पाते, परंतु बड़े बच्चों के शिक्षण के लिए सूझ द्वारा सीखने को प्राथमिकता दी जाती है। देखिए, जिन बच्चों को कुछ नॉलेज ही नहीं है, जो छोटे हैं, कुछ समझते नहीं हैं, तो वो कैसे तरकीब लगाएंगे या सूझ से या बुद्धि से कैसे सीखेंगे? जो बड़े हैं वही तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कुछ सीख सकते हैं। एकीकृत पाठ्यक्रम को प्राथमिकता। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत को ध्यान में रखकर शिक्षा के एकीकृत पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। शिक्षा के एकीकृत पाठ्यक्रम को विशेष महत्व है। तीसरी है संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के प्रयास। गेस्टाल्ट सिद्धांत की मान्यता है कि शिक्षा के माध्यम से बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। इनका मानना है कि इसके द्वारा क्या किया जाना चाहिए, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयास करने चाहिए, ना कि किसी एक ही पक्ष को हम लोग मान्यता दें। पाठ की सार्थकता का ध्यान रखना। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार शिक्षण के दौरान शिक्षक का दायित्व है कि बालकों का छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का पूरा ध्यान रखें। पाठ्य विषय को अधिक से अधिक सार्थक बनाया जाना चाहिए। इसी धारणा के आधार पर वर्तमान शिक्षा को अधिक से अधिक सार्थक बनाया जाना चाहिए। इसी धारणा के आधार पर वर्तमान शिक्षा में अक्षर ज्ञान की अपेक्षा शब्द ज्ञान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छात्रों के स्तर का ध्यान रखना। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार शिक्षण के दौरान शिक्षक का दायित्व है कि वे छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर ही शिक्षा के स्तर का निर्धारण करें। छात्रों के स्तर के अनुकूल शिक्षण में ही वास्तव में लाभ होता है। मानसिक शक्तियों का विकास, ये सारे क्या हैं? ये सारे शैक्षिक महत्व हैं। ध्यान रखिएगा कि ये शैक्षिक महत्व हैं। कहाँ पर थे हम? मानसिक शक्तियों का विकास। गेस्टाल्ट सिद्धांत की यह मान्यता है कि सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों की विभिन्न मानसिक क्षमताओं यथा तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति आदि का विकास किया जा सकता है। अतः शिक्षा के माध्यम से इनके विकास के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जिज्ञासा वृत्ति को प्रोत्साहन। इस सिद्धांत की मान्यता है कि छात्रों में जिज्ञासा वृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जिज्ञासा वृत्ति के बने रहने से शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू तथा उत्तम बनी रहती है। प्रेरणा को प्रोत्साहन। गेस्टाल्ट सिद्धांत की मान्यता है कि प्रेरणा के प्रबल होने की दशा में सीखने की प्रक्रिया उत्तम होती है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक द्वारा छात्रों को प्रेरित करने से शिक्षा की प्रक्रिया उत्तम एवं सुचारू रूप से संपन्न हो सकती है। ये थे हमारे सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत को अपनाकर शिक्षण की प्रक्रिया को उत्तम एवं सुचारू बनाया जा सकता है। ये था हमारा कोहलर का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जिसे कि गेस्टाल्ट वाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये हमारा फिनिश हो गया है और इसमें मैंने आपको बता ही दी है जो ज़रूरी चीज़ थी। फिर हम देखेंगे जो भी हमें सही लगेगा या ज़रूरी है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।